चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन। किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए उसे अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं। वैसे किसी चार्ज पार्टिकल को अगर अच्छे खासा अगर काइनेटिक एनर्जी देनी हो तो उसके लिए हम जो जनरल तरीका यूज़ करते हैं वो इस तरह से कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्यूब है इस तरह से, और इस ट्यूब के अंदर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ऐसे, फेयर ना। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, उसको अपन लोगों ने रिलीज कर दिया, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस Q चार्ज पर सामने की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू E। अगर इसका मास है m तो इसका एक्सेलरेशन आएगा QE अपॉन m, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। और इस एक्सेलरेशन के कारण लगातार ये चार्ज पार्टिकल स्पीड अप होगा। और मान लीजिए कि अगर इस ट्यूब की लेंथ अगर L है तो L लेंथ चलने के बाद इस चार्ज पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। अगर मैं कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट दैट इज L। तो आपके पास इस चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड आ गई है 2 टाइम्स QE अपॉन m इंटू L। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर अच्छी खासी वेलोसिटी से भगाना है, अच्छी खासी स्पीड से अगर उसको चलाना है, तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर बड़े आराम से वाला काम कर सकते हैं। फेयर इनफ। ये वाला काम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए करना आसान काम होगा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो ऑफकोर्स उसको स्पीड लाने के लिए हम बड़े आराम से ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि m कम होगा तो आपको लेंथ भी कम ही चाहिए होगी। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 टाइम्स ज़्यादा है। और इस कारण से अगर आपको उस प्रोटॉन को भी उतनी ही स्पीड देनी है जितनी स्पीड आपने इलेक्ट्रॉन को दी है, तो ट्यूब की जो लेंथ है वो भी इलेक्ट्रॉन को जो ट्यूब की जो लेंथ चाहिए थी उसके मुकाबले 1800 टाइम्स होनी चाहिए। अगर आपका m 1800 टाइम्स तो आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब भी होनी चाहिए 1800 टाइम्स। तो इस तरह से ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर एक्सेलरेट कर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाना, ये प्लान काम कर जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन प्रोटॉन के लिए ये प्लान जो है ये इतने बढ़िया तरीके से काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा। प्रोटॉन का अगर मास ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उसे ट्यूब की लेंथ भी ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर ट्यूब की लेंथ अगर ज़्यादा चाहिए होगी तो थ्योरेटिकल तो ट्यूब की लेंथ कितनी कर दो, लेकिन ऑफकोर्स है ना बेटा प्रैक्टिकल तो हमारे लिए थोड़ा सा ये टफ काम रहेगा कि ट्यूब की लेंथ ज़्यादा रखें और इतनी ज़्यादा लेंथ के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म भी रखें। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए। तो इस मुश्किल चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन। तो आप ऐसा मान सकते हो कि साइक्लोट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, उनकी स्पीड को अच्छे खास से बढ़ाने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर से आप मान सकते हो कि जो हैवियर चार्ज पार्टिकल्स हैं लाइक हीलियम पार्टिकल या फिर प्रोटॉन है ना, इनको एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस बात को, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, स्पेशली heavier charge particles. When I say heavier, I mean ऐसा नहीं कि heavier charge particle मतलब कोई 1 किलो का चार्ज पार्टिकल, I mean to say something like proton and alpha particle, something like proton और alpha particle, क्योंकि ये लोग heavier तो ही इलेक्ट्रॉन के मुकाबले तो अच्छे खासे heavier ही हैं। Fair enough। अब इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से काम आता है, बड़े आराम से देखते हैं, सुनिए। सबसे पहले आपके पास एक D होगा
डी विल बी समथिंग लाइक दिस। आपके पास बहुत कम स्पेस होगा इन दोनों सेमी सर्कल्स के बीच में, ज़्यादा स्पेस नहीं बेटा, ठीक है, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये डीज है, इनका नाम है बेटा ये डीज। ये अक्सर मेटल के बने होते हैं, ऐसी सेमी सर्कुलर प्लेट्स टाइप मान सकते हो। दीज आर जनरली मेड ऑफ मेटल्स एंड मोर स्पेसिफिकली ऑफ कॉपर। इसको आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो डी है ना, ये ऐसे सेमी सर्कल ऊपर है, ऐसा ही एक सेमी सर्कल नीचे है। इसी तरह से ये सेमी सर्कल ऐसे ऊपर है, उसके नीचे एक सेमी सर्कल और है। दोनों सेमी सर्कल्स के बीच में एक हल्का सा गैप है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कॉपर जो होता है, वी नो इट वेरी वेल, इट इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग है, इस बात का अर्थ ये है कि ये कंडक्टिंग डी, इनके बीच में आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी और इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो आप कह सकते हो कि अगर एक डी यहाँ लगा हुआ है और एक डी अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो बीच वाले पॉइंट्स पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं होगी। यहाँ पर भी बेटा आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बीच में हो सकती है, जो बीच की खाली जगह है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आ गई। मैं फिर से बोलता हूँ, सेमी सर्कुलर डिस्क बीच में जगह खाली, सेमी सर्कुलर डिस्क बीच में जगह खाली, ये बड़ा बीच की जगह है ये वाली। फेयर एनफ। जो भी आपका चार्ज पार्टिकल होगा ये इस डी और इस डी के बीच वाले स्पेस में ऐसे से घुमाएंगे उसे ना। चलिए बेटा, इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक एसी सोर्स के साथ जोड़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ रहे हैं। बड़ा घबराओ मत, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का मतलब ये है कि ये बार बार पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन चेंज करेगा। एक बार यहाँ पर हायर पोटेंशियल, फिर 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 यहाँ पर एक बार हायर पोटेंशियल, फिर एक बार यहाँ पर पोटेंशियल। ऐसे बार बार पोटेंशियल डायरेक्शंस को चेंज करेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो एसी सोर्स है, इसका अगर मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाऊं तो पहले कुछ देर तक वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, मान लेते हैं V। बाद में वोल्टेज आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का अर्थ यह है कि पोलैरिटी उल्टी हो गई है। पोलैरिटी उल्टी हो गई मतलब एक बार ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और अगली बार ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये माइनस भी बोल दो। फिर वापस से ये हायर पोटेंशियल, फिर वापस से चेंज, फिर एक बार ये हायर पोटेंशियल, तो मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज की वैल्यू तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक बार ये V, ये 0, फिर अगली बार ये 0, ये V, ये V, ये 0, अगली बार ये V, ये 0, ऐसे बार बार पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड वही है। फेयर एनफ। अब एक बात और, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। जितने टाइम पीरियड के अंदर वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव होकर वापस पॉजिटिव हो गया, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपका जो अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसका टाइम पीरियड कैपिटल T है। और अगर कोई हमसे पूछ ले कि इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज 1/T। फ्रीक्वेंसी का अर्थ यह है कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार, एक सेकंड के अंदर कितनी बार इसने चक्कर काटे। ठीक है, एक सेकंड के अंदर कितनी बार चक्कर काटे, एक सेकंड के अंदर कितनी बार वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हुआ है। ये तो बात थी हमारे इस अल्टरनेटिंग सोर्स की।
चलिए मुद्दे पे आते हैं। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है ऐसे, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। ये जो आपका कॉपर है ये कंडक्टिंग बॉडी है लेकिन नॉन मैग्नेटिक है। आई मीन टू से इज दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तो एंटर नहीं होने दे रहा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को एंटर होने देगा। मैग्नेटिक फील्ड से इसको कोई खास परेशानी नहीं है, ठीक है। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ। ये जो छोटा सा रीजन है इसमें कोई खास मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, वैसे बड़ा डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट है साइक्लोट्रॉन का। अब हम क्या करेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे बीच में कहीं से हम रिलीज करेंगे। आराम से सुनना बेटा, क्या कहानी है उसकी, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सी है, बल्कि सुनिएगा। मान लीजिए किसी क्यू चार्ज के पार्टिकल को, कैपिटल क्यू चार्ज है, एम मास है, इसको मैंने मिड पॉइंट से रिलीज किया है। मिड पॉइंट से रिलीज किया है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहां का पोटेंशियल हायर और यहां का पोटेंशियल लोअर, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V/2 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अगर ये वाला हायर पोटेंशियल है और ये वाला लोअर पोटेंशियल है तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये वाला D हायर पोटेंशियल पे, ये वाला D लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भागेगा, किस तरफ भागेगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, क्योंकि मैंने चार्ज पॉजिटिव मान रखा है। ये इधर भागेगा, ऐसे भागेगा, भागेगा और कभी ना कभी यहाँ कहीं आ जाएगा दोनों डीज के बीच में, तब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी सोचना बहुत ही आसान सा काम है। सुनना, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V/2, तो एनर्जी डिफरेंस होगा Q × V/2। बड़ा याद तो है ना, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इज द पोटेंशियल एनर्जी। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V/2 है तो यहां से यहां तक का एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है Q × V/2। यहां से यहां आओगे तो बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी QV/2 घट जाएगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जानी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो 0 थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है K1, और K1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है QV/2। जैसे ही इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V×B, सेंटर आएगा ऊपर और इसका मोशन होगा सर्कुलर, इसका मोशन होगा सर्कुलर। और ये चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 छोटे से रेडियस में यूं जाएगा, और जब तक ये इस रीजन के अंदर है इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि इस दोनों डीज के बीच का जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। तो यहाँ से जब निकलेगा तब फिर से इसके काइनेटिक एनर्जी K1 ही होगी। एंटर करते वक्त K1 तो बाहर निकलते वक्त भी K1, और ये एक छोटे से रेडियस में घूमेगा। दैट छोटा सा रेडियस विल बी योर R1। ये R1 मेरे बच्चों ने पहले से याद कर रखा है। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, R1 इज mv/qb, जिसको हम बड़े आराम से लिखते थे √2mk/qb। यहाँ पर R1 तो यहाँ पर K1। काइनेटिक एनर्जी है K1, तो ये रेडियस आपका R1, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये हाफ सर्कल चलने में इसको टाइम लगा है T/2।
T/2, T तो याद है ना 2πm/qb, उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है। अब सुनना, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, हमने इस बाहर वाले AC सोर्स को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा वैसे ही ये यहाँ पर हायर पोटेंशियल ले लेगा और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल ले लेगा। वैसे ही ये AC सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा और यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल। सर ऐसा होने से फ़ायदा क्या है? बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसा करने से अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि अब अगर ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे है और ये वाली प्लेट अगर लोअर पोटेंशियल पे है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये ऑफ कोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ लगाएगी, और फोर्स अगर इस तरफ लगाएगी तो इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, और जब यहाँ पर एंटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी लेट्स से K2। यहाँ से तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। सर कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है? तो सुनो, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V था। सर यहाँ से तक तो V/2 था, बेटा बीचों बीच छोड़ा था ना, तो यहाँ से तक V/2 हो गया, लेकिन यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा Q × V। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक Q × V पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो ऑफकोर्स Q × V काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करेगा तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी, सीधा लिख दूँ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी Q × V/2 और यहाँ से तक Q × V और बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल से अब काइनेटिक एनर्जी आ गई है 3qV/2। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, अब देखना, अब जैसे ही इस रीजन के अंदर एंटर की, यहाँ पर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, V×B सेंटर आएगा नीचे। आई थिंक इसका मोशन होगा सर्कुलर, लेकिन इस बार रेडियस तो बढ़ गया, जितना पहले रेडियस था उतना नहीं बल्कि उसका √3 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, अब काइनेटिक एनर्जी कुछ और है। अब आप कहोगे सर यहाँ से चलते चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं आया एंड दिस रेडियस इज R2 एंड वी नो दैट कि दिस R2 इज ऑफ कोर्स √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। This kinetic energy is of course √2m 3qV/2 upon QB. I can just say that this kinetic energy, sorry, this radius is basically √3 times पहले वाला जो रेडियस था। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा उतने ही समय के अंदर ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ से ही आया। सर स्पीड बढ़ गई, उसके बाद जो समय उतना लगा? हाँ भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो पार्टिकल है उस पर जो स्पीड है वो कभी भी, उसके पास जो टाइम पीरियड है पूरा चक्कर कंप्लीट करने का, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। फेयर है ना? अब जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा फिर से जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी K2, दैट विल बी K2। सर यहाँ से तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई क्या? नहीं, क्योंकि ये जो रीजन था, ये दोनों डीज के बीच का जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस है। वो मैग्नेटिक फोर्सेस एज वी नो दैट कि कभी भी आपके टाइम पीरियड को, कभी भी आपकी स्पीड को चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से K2 से आया, उसी K2 काइनेटिक एनर्जी चलते यहाँ आ गया। अब हमने इस AC सोर्स को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा वैसे ही ये अपनी पोलैरिटी को वापस से चेंज कर देगा और यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल। सर यहाँ पर हायर और यहाँ पर लोअर करने से मुझे फ़ायदा क्या है? वही फ़ायदा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पार्टिकुलर फोर्स इस तरह से लगाएगी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। और हम कह सकते हैं कि अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से यहाँ तक लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी विल बी K3। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी? तो आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V,
तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है Q इंटू वी। पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? QV। तो आप कह सकते हो कि सर पहले काइनेटिक एनर्जी 3QV/2, तो अब काइनेटिक एनर्जी आ गई है 3QV/2 प्लस QV, आई थिंक दैट इज 5QV/2। और अब इस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस रीजन के अंदर एंटर किया, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V क्रॉस B सेंटर आएगा ऊपर एंड द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर, इवन बिगर रेडियस। लेट्स से द रेडियस इज R3। We can say that this radius R3 is of course root of 2m kinetic energy upon q। चाहो तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी वापस से लिख दो, आप देख सकते हो कि ये वाला जो रेडियस है दिस इज रूट 5 टाइम्स r1। और यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी k3 है तो यहां पर भी आप लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी k3। फेयर एनफ, क्योंकि यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, अब आएगा। और अब कैसे आएगा उसको तो मैं हल्का फुल्का आइडिया है। आप कहोगे सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मैनेज करनी है कि वो अपनी डायरेक्शन इस तरह से सेट रखे कि वो हमेशा चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाए। तो हमारा जो AC सोर्स है हमने उसको इस तरह से ट्यून कर रखा है कि इसी टाइम पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा इस तरफ और लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स K4। सर व्हाट विल बी दिस काइनेटिक एनर्जी K4? आई कुड इजीली से दैट कि दिस काइनेटिक एनर्जी K4 विल बी, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी घटी है Q इंटू वी, तो यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है Q इंटू वी। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अब काइनेटिक एनर्जी आ गई है 7/2 टाइम्स QV। 5/2 QV तो पहले थी, उसमें QV ऐड कर दो। सर बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी से ऐसे रीजन में एंटर कर रही है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। सर मोशन कैसा होगा? अब तो आपको आदत पड़ चुकी है, आप बोलोगे सर मोशन होगा सर्कुलर विथ इवन बिगर रेडियस। The new radius will be, let's say, R4. You could easily say कि sir this new R4 is of course root of 2m K4 upon QB, and as you can see that this is a root of 7 times of R1। और जब यहाँ से निकलेगा तब काइनेटिक एनर्जी वापस से K4 होगी, वापस से K4 होगी, क्योंकि यहाँ से तक काइनेटिक एनर्जी चेंज आया नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगी हम लोगों ने इस तरह से अरेंजमेंट कर रखा है कि एग्जैक्टली इसी टाइम पर ये पोलरिटी चेंज होगी, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K4 तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K5। मेरे बच्चों को तो अब आदत सी पड़ चुकी है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप आएगा Q इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट आएगा Q इंटू वी। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि K5 इज इक्वल्स टू 9/2 टाइम्स ऑफ QV। एंड as the charged particle enters in a region with even more increase, even higher kinetic energy, so of course it is going to perform circular motion of higher radius, and we can say that the charged particle will move like this, and the new radius can be written as R5, as I can say that this R5 is of course root of 2m K5 upon QB, and as you can see that कि this is basically, अरे बड़ा ये root 7 R1 था। As you can see that कि this is basically root of 9 times of R1, जो रेडियस सबसे पहली बार था उसका रूट 7 टाइम्स है, और ये इवन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पर जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास K5 है। यहाँ से यहाँ तक फिर से पोलरिटी चेंज होगी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विल लाइक दिस विच विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी K6। हमें आदत पड़ चुकी है K6 इज बेसिकली 11/2 टाइम्स ऑफ QV। और जैसे इस हायर काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल एंटर किया, यहाँ पर आ गया,
इवन बिगर रेडियस। तो हर बार बेटा ऐसा लगातार रेडियस बढ़ेगी बढ़ेगी। रफली आप ऐसा कह सकते हो कि जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा इस तरह से स्पाइरल पाथ पर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और फाइनली ऐसे किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से एग्जिट मार जाएगा। फाइनली ऐसे किसी काइनेटिक एनर्जी से एग्जिट मार जाएगा। फेयर इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप मोर और लेस बेटा सारी बातें समझ गए हो। आपको बेटा बातें तो पहले पढ़ी गई होंगी, लेकिन अब कुछ सवाल करने में क्या क्या बातें काम आएंगी उनको और देख लेते हैं। अब सुनना मेरी बात, छोटी छोटी बातें। पहली बात, इन ए कंप्लीट सर्कल increase in kinetic energy of चार्ज पार्टिकल इज। पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट के अंदर, चक्कर कंप्लीट करने में 360 डिग्री घूमने में चार्ज पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जैसे एंगुलर टर्म्स में अगर बात करूं तो यहां से चलते 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 यहां तक आने में, पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, यहाँ से चलते 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 यहाँ आने में कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो आप बोलोगे सर यहाँ से चलते चलते एक बार तो क्यूवी यहाँ बढ़ी, फिर एक बार क्यूवी यहाँ बढ़ी, तो कुल मिलाकर एक चक्कर कंप्लीट करने में 2 क्यूवी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सो यू कुड इजीली से कि द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विल बी 2 क्यूवी, एक चक्कर में, एक चक्कर। ठीक है, फेयर इनफ। मान लीजिए कि इस सर्कुलर मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो f है। इस सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी f है, इसका मतलब एक सेकंड में f चक्कर कंप्लीट कर रहा है, एक सेकंड में f चक्कर कंप्लीट कर रहा है, एक सेकंड में f चक्कर कंप्लीट कर रहा है। एक चक्कर में अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और हर सेकंड में अगर इतने चक्कर कर रहा है तो एक सेकंड के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगला काम लिखिए, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आप बोलो सर वेरी इजी, एक चक्कर में 2 क्यूवी एनर्जी बढ़ती है और एक सेकंड के अंदर f चक्कर कंप्लीट करता है। f इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का तो अर्थ ही यही है कि कितनी चक्कर कंप्लीट की है। तो आप बोलो दैट इज 2 क्यूवी इंटू एफ। अगेन आप ये भी कह सकते हो कि सर इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 क्यूवी। आई रियली होप कि आपको एफ की वैल्यू याद होगी, दैट इज आई थिंक आई रियली होप आपको याद होगा। मैंने आपको याद करा रखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो क्यूबी अपॉन 2πm है। आपका 2 से 2 बड़ा कैंसिल, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी क्यू स्क्वायर वीबी अपॉन पाई है। एक चक्कर कंप्लीट करने में द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइक दिस। फेयर इनफ। अगली बात, अगर इस चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन से निकलने में t सेकेंड्स का समय लगता है, t सेकेंड्स का समय लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई। तो आप boलोगे सर अगर एक सेकंड में इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो t सेकेंड्स में मल्टीप्लाई विद t। तो अगला काम, इफ टाइम टेकन by charge particle to come out of the cyclotron is t, then final kinetic energy will be, एक सेकंड में इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो t सेकंड्स में कितनी बढ़ेगी। तो आप कह सकते दैट इज बेसिकली 2qv f इंटू टी, ये बेटा इसको लिख दो, दैट इज क्यू स्क्वायर वी बी टी अपॉन पाई। फेयर इनफ। एक बात और,
अगर मैं ये कहूं कि इस साइक्लोट्रॉन का रेडियस अगर r है, अगर इस साइक्लोट्रॉन का रेडियस r है, तो जब पार्टिकल आखिर में बाहर निकल रहा है तब उसका जो बाहर निकलते हुए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मोर और लेस r ही है। तो आप इसी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को एक स्टाइल से और भी लिख सकते हो कि द रेडियस इन विच द पार्टिकल इज मूविंग इज रफली द रेडियस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन, एंड वी कैन राइट डाउन दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m final kinetic energy upon QB. And in this way I can say that R is equals to, final kinetic energy is QB R square upon 2. This is the final kinetic energy. एक बात और, ये जो साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है, साइक्लोट्रॉन की इतनी बढ़िया से हमने सारी के सारी कहानी समझी और इतना अच्छा सा काम कर पाए, इसके पीछे मेन कारण ये था कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका सर्कल में कंप्लीट होने का जो टाइम पीरियड है वो इस पार्टिकल की स्पीड पर या काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि स्पीड भले ही बढ़ रही हो लेकिन चक्कर कंप्लीट करने में समय एग्जैक्टली उतना ही लग रहा था। लेकिन आपने एक बात को और नोटिस किया होगा कि इस चार्ज पार्टिकल का एक चक्कर कंप्लीट करना और इस एसी सोर्स का एक चक्कर कंप्लीट करना, एक चक्कर कंप्लीट करना मतलब प्लस से माइनस होकर वापस प्लस होना, एग्जैक्टली बराबर टाइम में होने चाहिए। जितनी देर में आपका चार्ज पार्टिकल यूं चलकर वापस आ जाएगा उतनी देर के अंदर आपका ये जो एसी सोर्स है ये प्लस को माइनस करके वापस प्लस कर देना चाहिए, तभी जाके आपके इस ट्यूनिंग फोर्क में और साइक्लोट्रॉन के अंदर एक तरह से रेजोनेंस हो जाएगा, एक तरह से कोहेरेंस हो जाएगा। तो इन सब को होने के लिए आपने नोटिस किया ना, हमने बार बार बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज की। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस कारण से चेंज की कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करे, कभी उसे डी एक्सेलरेट ना करे। और इस कारण से जो टाइम पीरियड आपके इस चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का है वही टाइम पीरियड आपके इस एसी सोर्स का होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो जो फ्रीक्वेंसी आपके इस चार्ज पार्टिकल की है वही फ्रीक्वेंसी आपके एसी सोर्स की होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग। ट्यूनिंग शब्द यूज कर सकते हो या इवन आप एक और शब्द यूज कर सकते हो, रेजोनेंस। और उस केस में आपके इस एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो और आपके चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों बराबर होनी चाहिए। तो एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है कोशिश कीजिए कि इट शुड बी इक्वल टू क्यूबी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा साइक्लोट्रॉन काम करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा, तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। दिस कंडीशन इज मस्ट फॉर ट्यूनिंग बिटवीन एसी सोर्स एंड साइक्लोट्रॉन, एंड इन दिस केस वी कैन से दैट कि बार बार आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो लगातार एक्सेलरेट ही होगा और लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी ही, कभी भी घटेगी नहीं, कभी भी रास्ते में घटेगी नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा। अच्छा एक बात और, इसका थ्योरी से कोई खास रिलेशन नहीं है, ऐसे ही है ना प्रैक्टिकल टाइप की सी बात है। अगर मुझे इस एसी सोर्स को और ट्यूनिंग फोर्क को, ट्यूनिंग फोर्क नहीं बेटा, एसी सोर्स को और इस साइक्लोट्रॉन के बीच में रेजोनेंस करना हो, मतलब मुझे ट्यूनिंग करनी हो, तो ऑफ कोर्स ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस रिलेशन में क्या चीज़ें चेंज करके मैं दोनों इक्वेशंस को बराबर करना सबसे आसान रहेगा, ज़रा सोचो। इनमें से कौन सी चीज़ को वेरी करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना आसान होगा? तो मेरी बात सुनना, 2 तो फिक्स है, पाई फिक्स है, आपका क्यू और बी भी तो फिक्स है। भाई चार्ज तो मान लो प्रोटॉन है तो उसका चार्ज तो फिक्स ही है, उसका मास भी फिक्स ही है, उनको तुम चेंज कर नहीं सकते। भाई अगर प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना तो प्रोटॉन यूज करो, उसका क्यू फिक्स, उसका मास फिक्स। तो वेरी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर दूँ या एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दूँ। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैनेज करना प्रैक्टिकली थोड़ी सी मुश्किल है,
एक AC सोर्स मान लो 50 हर्ट्ज़ का है, अगला मान लो बड़ा 60 हर्ट्ज़ का है। हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा AC सोर्स ना हो जिसके पास फ्रिक्वेंसी 55 हर्ट्ज़ हो, और ये इक्वेशन सिर्फ उसे तभी सेटिस्फाई करते हो जब AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी 55 हर्ट्ज़ हो। तो AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी को वेरी करना मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। AC सोर्स अगर मान लो लाने जाएंगे तो कोई 50 हर्ट्ज़ का मिलेगा, कोई 60 हर्ट्ज़ का मिलेगा, कोई मान लो 100 हर्ट्ज़ का मिलेगा। और मान लो कि हमारे पास Q, B, 2 पाई M की वैल्यूज इस तरह से सेट है कि इसकी वैल्यू मान लो 67.5 होनी चाहिए, और मान लो हमारे पास 67.5 फ्रीक्वेंसी का कोई AC सोर्स है ही नहीं, 50 का है, 60 का है, 70 का है, 67.5 का नहीं है, तो क्या करें? एक्सपेरिमेंट छोड़ दें क्या? नहीं, सबसे आसान वेरी करना है B को। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना सबसे आसान काम है, तो इसलिए इसको वेरी मत करो, फ्रीक्वेंसी को वेरी मत करो। जो आपका AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स रहने दो, इस B को वेरी कर लो, और B की किसी न किसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सर B को वेरी करना आसान कैसे है? ज़रा सोचो इस बात को कि इस पूरे रीजन के अंदर ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है कैसे आई होगी? हमने ज़रूर ऐसे बड़े बड़े मैग्नेट्स रख दिए होंगे जिनका नॉर्थ पोल ऐसे यूं फेस करता हुआ। अगर मैं उन मैग्नेट्स को नज़दीक लेके जाऊंगा तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। तो किसी न किसी पोजीशन पर ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, और अगर सेटिस्फाई कर देगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो ट्यूनिंग करने के लिए प्रैक्टिकली अगर कहूँ तो बेटा सबसे आसान क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। यहाँ पर आपने जो बार मैग्नेट यूज़ कर रखी है उसको आप नज़दीक ला सकते हो, दूर ला सकते हो, नज़दीक ला सकते हो, दूर ला सकते हो, और B की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि B की किसी न किसी वैल्यू के लिए B की किसी न किसी वैल्यू के लिए AC सोर्स और साइक्लोट्रॉन के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा, और उस केस में आप ऐसा कह पाओगे कि ठीक है हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई है। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई है तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा AC सोर्स बार बार इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा ही, कभी घटाएगा नहीं। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक बहुत ही टफ सा सवाल और लेते हैं, है ना। एंड मैं पहले बोल दूं कि ना सवाल फिजिक्स वाइज, मैथमेटिक्स वाइज हर तरीके से टफ है, बट ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ना मैं तुम्हें एज एन होल ये सवाल ना बताऊं, छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊं कि आपको ऐसा लगता रहे कि है ना हम कम से कम इस सवाल से बहुत सारी बातें सीखे हैं। भले ही पूरा सवाल हमसे ना हो, लेकिन कम से कम सवालों करते करते बहुत सारी बातें सीखे हैं, ये मेरा एम है। मैं पहले बोल दूं, कोई बच्चा अगर कहता हो कि सर मैं तो टफ सवाल करना ही नहीं चाहता, सर मेरा तो मन ही नहीं है, तो बेटा है ना नियरली 30-40 मिनट्स के बाद ही कुछ पढ़ना। अगले 30-40 मिनट तक तो यही चलेगा, है ना। अगले 30-40 मिनट्स तक तो बेटा यही चलेगा। लंबा सवाल है, मैं बातें भी थोड़ी ज़्यादा पूछूंगा इसके अंदर, है ना, तो थोड़ा सा काम बड़ा है। तो अगर कोई बच्चा कहे कि मैं तो टफ सवाल अवॉइड करता हूँ, सर मुझे नहीं सीखना, मुझे इतनी सारी डिटेल में कोई बात नहीं जाननी, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग छोड़ सकते हो। बाकी जो बच्चे ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ सवाल करने में इंटरेस्टेड हो, वो अगले 30-40 मिनट्स तक बिल्कुल एकदम है ना ध्यान से देखें, समझें। और मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं ना एग्जैक्ट सवाल पर ना हो, छोटे छोटे पार्ट्स बताकर आप लोगों को कुछ बातें बताऊँ। ठीक है, कहानी ऐसी है, ग्रेविटी फ्री स्पेस ऑफ कोर्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपकी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म, दैट इज ई। आप कह सकते हो कि रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जे कैप, साथ ही साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे आपकी तरफ आता हुआ बी, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आता हुआ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ये x है, ये y है, तो बाहर की तरफ z है, तो आप कह सकते हो कि देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के कैप। t इज इक्वल्स टू 0 पर एक चार्ज है जिसका चार्ज q है, मास m है। इस चार्ज को हम लोगों ने t इज इक्वल्स टू 0 पर ओरिजिन से रिलीज किया है। रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है,
जैसे मैंने कहा कि बेटा मैं तो सिर्फ और सिर्फ पर छोटे छोटे सवाल कराना चाहता हूँ, उनको देखो। बड़ा सवाल तो वैसे बहुत डिफिकल्ट है, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहला सवाल, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है? तो चलिए सोचते हैं। एक्सेलरेशन के लिए पहले फोर्स देखते हैं, और फोर्स आप लोग जानते हो कि इस चार्ज पार्टिकल पर दो ही लग सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी तो हमने कंसीडर की नहीं है। t इज इक्वल्स टू 0 पर स्पीड 0 है, इसलिए कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है इसके बावजूद, यस, बिकॉज वी नो दैट इफ वेलोसिटी इज 0 द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स q into v क्रॉस b। इफ v is 0 मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो मस्ट बी 0। मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है। और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर की तरफ, q into e। और मास है m, तो ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ QE अपॉन m। तो अगर कोई मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आई कुड इजीली से कि द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज QE अपॉन m j कैप। दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, दिस इज एक्सेलरेशन जस्ट एट t इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आया तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तो शुरुआत की बात है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है? अगर टू डायमेंशनल है तो कौन से प्लेन में है, ये अगला सवाल है। तो सुनो, चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते ही एक्सेलरेशन आया ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल गया ऊपर, वेलोसिटी आ गई ऊपर। जैसे ही वेलोसिटी आ गई अब मैग्नेटिक फोर्स आ गया। हाँ, मैं जानता हूं कि वेलोसिटी फिलहाल बहुत कम है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी शुरुआत में कम है, लेकिन है तो सही मैग्नेटिक फोर्स। और जब तक मैग्नेटिक फोर्स है तब तक बड़ा चार्ज पार्टिकल दो फोर्स लग रहे हैं, कौन से? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है? आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो xy प्लेन में लगेगा। किधर लगेगा? xy प्लेन में। आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी y एक्सिस के अलॉन्ग था और मैग्नेटिक फोर्स xy प्लेन में है। इसका मतलब सारे के सारे फोर्सेस तो सिर्फ और सिर्फ x और y प्लेन में है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो शुरुआत में रेस्ट पे था वो z के अलॉन्ग तो ना तो गया, ना उसके पास z के लॉन्ग कोई फोर्स आया, तो इसका मतलब z एक्सिस के लॉन्ग तो मूव करेगा नहीं, पार्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ xy प्लेन के अंदर ही मूव करेगा। तो अगला पॉइंट मुझे ये पता लग गया कि पार्टिकल विल मूव इन xy प्लेन। इसका मोशन प्लेनार है और xy प्लेन के अंदर है, ठीक है। इस बोर्ड की प्लेन को ये चार्ज पार्टिकल नहीं छोड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो XY प्लेन के अंदर है। सारे के सारे फोर्सेस x और y प्लेन के अंदर ही हैं, XY प्लेन के अंदर ही। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चार्ज पार्टिकल शुरुआत में y एक्सिस के लॉन्ग यूं जा रहा है, अब ऐसे आ नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता, मोशन तो XY प्लेन के अंदर ही है। अब चार्ज पार्टिकल लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ये और बताओ। तो आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज पार्टिकल को छोड़ते ही चार्ज पार्टिकल गया ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, वेलोसिटी आई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा? V क्रॉस B की तरफ, तो V की तरफ हाथ ले जाओ, B है बाहर की तरफ, B की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, नहीं हो रही, वापस से ट्राई करो। V है ऐसे, B है ऐसे आपकी तरफ, V क्रॉस B गया, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग गया। और मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर लग गया तो पक्की बात है कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो यूं डेविएट नहीं होगा, बल्कि वो यूं डेविएट होगा। तो हमें हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है इस बात का कि चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू मूव लाइक दिस। अच्छी बात है बेटा। किसी टाइम पर चार्ज पार्टिकल के पास अगर स्पीड v है, इस टाइम पर अगर कोऑर्डिनेट्स x, y है, z कोऑर्डिनेट तो ऑफ कोर्स 0 है,
स्पीड v है, तो कौन से फोर्सेस हैं? ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ फोर्स है q इंटू ई। एक फोर्स और है, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है? v क्रॉस b, v वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर। b वेक्टर तो ऐसे है, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स xy प्लेन में है। वो फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। सर कौन सा? v क्रॉस b करके देख लो। v की तरफ हाथ ले गए ऐसे, b है बेटा बाहर की तरफ, उंगलियां कर्ल की ऐसे, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो ऐसा आएगा। दिस एंगल शुड बी 90। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मुझे पता है, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड B। V और B के बीच में एंगल है 90, तो दिस इज Q। बढ़िया, अच्छी बात है। अगला सवाल, इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बताओ जब पार्टिकल x, y पे होगा। सवाल है फाइंड speed of charge when it is at x, y। 0,0 पर तो इसकी स्पीड 0 थी, x, y पर जब होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी? आई अगेन थिंक इट्स वेरी इजी। इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड पूछिए। जब भी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को रिलेट करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले वेट आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? मेरे ख्याल से कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। रिलीज किया गया है, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 0 रहेगी। फेयर एनफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसका फोर्स यूनिफॉर्म है, और अगर फोर्स आपका कांस्टेंट होता है तो वर्क डन होता है। फोर्स है ऊपर की तरफ, पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इधर x है इधर y है। फोर्स है ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ वाला। आप कह सकते हो दैट इज q इंटू ई इंटू वाई, दैट इज द फोर्स इंटू y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। It should be equal to final kinetic energy, that is half mv square. So the speed of charged particle comes out to be root of 2 times qey upon m। किसी भी टाइम पर जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो रूट ऑफ 2 qey अपॉन m होगी। इससे मैं एक बात पता लग गई कि पार्टिकल जो है वो जितना इस x एक्सिस से दूर जाएगा, y कोऑर्डिनेट उतना ही ज्यादा होगा, y कोऑर्डिनेट जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर कभी चार्ज पार्टिकल वापस से x एक्सिस की तरफ आया तो तय बात है कि y कोऑर्डिनेट घटेगा, और y कोऑर्डिनेट घटेगा तो स्पीड लगातार घटेगी। और अगर ये चार्ज पार्टिकल चलते 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 अगर कभी x एक्सिस को वापस से टच कर गया तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और स्पीड आपकी वापस से 0 हो जाएगी। तो कुछ बातों का हमें आइडिया लग गया। लिखना चाहिए, लिख सकते हैं ना आप लोग कि एज चार्ज मूव्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस its speed increases as charge moves toward x-axis, its speed decreases। और तो और अगर चार्ज पार्टिकल कभी एक्स एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो स्पीड उसकी उस टाइम पे 0 हो जाएगी। लिखना चाहो बच्चों लिख सकते हो एज चार्ज टचेस x axis
its speed becomes 0, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। आई रियली होप बेटा अभी तक की बातें समझ में आ गई होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कौन गवर्न कर रहा है? कौन गवर्न कर रहा है मतलब कौन से फोर्सेस गवर्न कर रहे हैं? आप बोलोगे सर वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही है, मैग्नेटिक फोर्स का भी एक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही गवर्न कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग तो मोशन को, सॉरी वाई के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन इज गवर्न बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूं। देखो यार, बिल्कुल शुरुआत में तो हम जानते हैं कि स्पीड बहुत कम थी, स्पीड बहुत कम थी तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम था, मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम था तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा था, मैग्नेटिक फोर्स छोटा था, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा था, तो लगातार ऊपर की तरफ जो फोर्स था वो लगातार पार्टिकल की स्पीड वाई डायरेक्शन में बढ़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे लगातार स्पीड तो बढ़ेगी, स्पीड लगातार बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगातार बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगातार बढ़ेगा तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा तो कभी न कभी ये ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा। जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा, उससे पहले तक ये वाला फोर्स बड़ा था और ये वाला फोर्स छोटा था, तो लगातार चार्ज पार्टिकल वाई डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा रहा था। उसके बाद में क्या होगा कि ये वाला फोर्स बड़ा और ये वाला फोर्स छोटा, तो नेट फोर्स इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ आएगा और वो लगातार चार्ज पार्टिकल की वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड लगातार घटाएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग लगातार स्पीड घटते 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 ऐसा होगा कि पार्टिकल कभी ना कभी मैक्सिमम वाई पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद वहां से हो सकता है कि पलट के नीचे भी आए, क्योंकि नीचे वाला फोर्स तब बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला फोर्स तो कम रह जाएगा, क्योंकि वी तो लगातार बढ़ रहा था, जितना तो ऊपर जा रहे हो स्पीड लगातार बढ़ रही है, और स्पीड लगातार बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का नीचे वाला कंपोनेंट अगर ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा तो वह लगातार वाई एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल ऊपर जा रहा था उसको लगातार रिटार्ड करेगा। ऐसे फील करा ना, बाकी मैथमेटिक्स से भी आएगी सब बातें, मैथमेटिक्स से भी आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स में तो ऐसे बोलने मेरे को मजा थोड़ी आएगा कि देखो ऐसा हुआ ये हुआ, मैथमेटिक्स में तो बोल दूंगा बेटा ये इक्वेशन है इससे आंसर आता है, ठीक है। बोलने का मजा तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ऐसे ही ना, मैथमेटिक्स आती तो ठीक है, फिर तो अपन से बात यार डाल देंगे कि हाँ ठीक है इससे आंसर आ रहा है मान लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल जाएगा 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 कहीं ना कहीं बेटा इसका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, और उसके बाद बेटा नीचे वाला फोर्स बड़ा ऊपर वाला फोर्स छोटा, तो पार्टिकल वापस से नीचे भी आएगा, और लेकिन जैसे नीचे आएगा ऑफ कोर्स वाई कोऑर्डिनेट घटेगा, वाई कोऑर्डिनेट घटेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो मैग्नेटिक फोर्स घटेगा, मैग्नेटिक फोर्स घटेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स तो ज़्यादा हो जाएगा, और उस केस में ऑफ कोर्स नेट फोर्स लग जाएगा ऊपर, लगातार स्पीड जो थी वो लगातार घटेगी घटेगी घटेगी। देख लेंगे, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे जो एक्चुअल सवाल है वो पूछने वाला हूं। अरे बेटा मैं एक बात तो बताना भूल गया आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कौन गवर्न कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई कंपोनेंट आया नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट है, तो आप कह सकते हो कि सर प्राइमरली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को गवर्न कर रहा है प्राइमरली। वैसे मैग्नेटिक फोर्स खुद स्पीड पर डिपेंड करता है, और स्पीड इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट फोर्स कितना है, और नेट फोर्स तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो वैसे अगर देखें तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म ही नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई आपसे सिर्फ पूछे कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कौन सा लग रहा है तो बोल देना कि सर एक्स एक्सिस के अलोंग तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि उस मैग्नेटिक फोर्स के अंदर वी भी आएगा, और किसी इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है वो तो कौन डिसाइड करता है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, तो इनडायरेक्टली तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल तो है ही।
बट फिर भी कोई अगर सिर्फ डायग्राम देख के कहे कि बताओ, तो बोलते ना हाँ सर मैग्नेटिक फोर्स जिम्मेदार है एक्स एक्सिस के मोशन के लिए। चलिए बेटा, कितनी बातें कर ली हमने। हमारा जो एक्चुअल सवाल है उस पे आते हैं बेटा। हमारा जो एक्चुअल सवाल है उस पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज at any time t. Very tough mathematically find। अब जब वेलोसिटी आ जाएगी तो पोजीशन निकालना कोई टफ काम नहीं है, मेन काम तो वेलोसिटी निकालना है। फाइंड पोजीशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t। चलिए बेटा करते हैं। किसी टाइम पर मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां पर है x, y पर, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है vx, y एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं वेलोसिटी है vy। मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल पर फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। लॉरेंट्ज फोर्स इज जस्ट ए फैंसी नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस ऑफ कोर्स योर मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज Q into इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज QEJ कैप, प्लस मैग्नेटिक फोर्स दैट इज ऑफ कोर्स Q into वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज वेलोसिटी? Vx I cap plus Vy j cap, Vx I cap plus Vy j cap का क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, दैट इज Bk कैप। ये तो ठीक है बेटा, एक बार ये ले लेते हैं QEJ कैप प्लस I क्रॉस K इज आई थिंक माइनस J, तो आप कह सकते हो कि माइनस QVx BJ कैप प्लस J क्रॉस K इज ऑफ कोर्स I कैप, दैट इज Q Vy B I कैप एंड नेट फोर्स इज ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सो किसी भी टाइम पर हम बड़े आराम से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? Q B Vy अपॉन m, ये तो I कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो आ गया, प्लस QE माइनस QVx B अपॉन m I कैप। जैसा हम सोच भी रहे थे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड गवर्न करेगी, और सॉरी बेटा ये जे कैप है, ये जे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर गवर्न करेंगे। ये हमें हल्का फुल्का आइडिया पहले से था, ठीक है। This is acceleration along x-axis. I can write down like this. This is dvx by dt, and this is of course dvy by dt. सर ये क्यों लिखा आपने वो क्यों लिखा कि v dy dx? बिकॉज मुझे सवाल के अंदर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन नहीं पूछिए, मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछिए। अगर एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछी होती तो शायद मैं इसको v dy dx लिखता। अभी भी आसान नहीं है, मैथमेटिक्स तो है ही बेटा, मैथमेटिक्स को कैसे अवॉइड कर लेंगे, मैथमेटिक्स तो है ही। आई कैन राइट डाउन लाइक दिस,
dvx by dt is equals to qb upon m into vy. In the similar way, I can say dvy by dt is equals to qe by m minus qb vx upon. These differential equations are not that easy, and the reason behind that toughness is कि यार यहाँ पर vy है, यहाँ पर vx है, यहाँ भी vy होता है, यहाँ भी vy होता है ना, सॉल्व कर लेते हैं। यही हाल यहाँ पर है, यहाँ पर vx है, यहाँ पर vy है, या तो दोनों तरफ vx होते हैं या दोनों तरफ vy होते हैं, तो कर लेते हैं सॉल्व यार। अब नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है, ठीक है। ऐसे प्लान की प्रैक्टिस आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में शायद कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, और वो प्लान ये है कि इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो और देखो ये क्या आती है। दिस इज d2vy बाई dt स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट और कर दिया, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो जीरो, दैट इज माइनस qb अपॉन m, vx का डिफरेंशियल आएगा dvx बाई dt। ये जो dvx बाई dt है, ये यहां से उठाओ और यहां रखो, और मेरे पास आ गया दैट इज माइनस qb अपॉन m इंटू dvx बाई dt। उसको मैं वापस से लिख सकता हूं qb अपॉन m इंटू vy। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? जिस कारण से हम फंस रहे थे वो कारण दूर हो गया। अब इधर भी vy है, इधर भी vy है, शायद कर लेंगे, शायद कर लेंगे, ठीक है। इससे मैं लिख सकता हूं d2vy बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू vy। एज यू नो दैट इट इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि हमें इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, हमने एसएचएम में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की भी थी, और हम लोगों ने 11th क्लास में जब भी एसएचएम की इक्वेशन इस तरह के सॉल्व की थी तो अपने उसका आंसर याद कर लिया था, उसका एक सॉल्यूशन याद कर लिया था, और कहा था कि यार आज तो सॉल्व कर लिया अपन ने, अगली बार इस तरह से एसएचएम की इक्वेशन इस तरह से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एक बार कर दिया बहुत है, मेरे से बार बार सॉल्व नहीं होगा। और अपन लोगों ने याद कर लिया था कि क्या आंसर आएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने क्या पढ़ा है। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। a एंड फाई आर टू कांस्टेंट, बिकॉज बेटा दो बार इंटीग्रेट करना पड़ता है तो इसलिए दो कांस्टेंट लग जाते हैं। दिस a इज ऑफ कोर्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व होगा, x की जगह तो आ गया vy, दैट इज इक्वल्स टू a क्या था, x की वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, पता नहीं कितना है, मैंने उसको v नोट लिख दिया, एक तरह से vy की मैक्सिमम वैल्यू है, इंटू साइन ऑफ, बेटा यहां पर ओमेगा स्क्वायर था, कंपेयर किया तो मैं इसको लिख सकता हूं qb अपॉन m इंटू टी प्लस फाइव। यह आ गया, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया, क्योंकि ना तो मुझे v नॉट पता, ना मुझे फाई पता, ना तो v नॉट की इंफॉर्मेशन ना फाई की इंफॉर्मेशन। अगर एक बार मुझे v नॉट की और फाई की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं सवाल कर लूंगा। मेरे पास एक प्लान है, मुझे पता है कि t इज इक्वल्स टू जीरो पर हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो ही थी, तो t इज इक्वल्स टू जीरो पर हमारा जो vy है वो जीरो आना चाहिए। रखो बेटा, दैट इज v नॉट साइन, टाइम को बड़ा जीरो रखना तो सिर्फ फाइव बच गया, साइन फाई शुड बी जीरो, इट मीन्स दैट फाई इज इक्वल्स टू जीरो। चलो कम से कम फाई की वैल्यू तो पता लग गई। तो मुझे है ना y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको मैं लिख सकता हूँ v नॉट साइन ऑफ qb अपॉन m इंटू टी।
सर अभी भी वी नॉट नहीं पता आपको? हाँ बेटा वी नॉट नहीं पता। वी नॉट को निकालने को जुगाड़, हाँ बिल्कुल जुगाड़ है। मैंने आपको बिल्कुल जब सवाल बिल्कुल स्टार्ट ही किया था ना, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि बताओ ये पार्टिकल का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है। याद करो इनिशियल एक्सेलरेशन इस चार्ज पार्टिकल के पास, बेटा पन्ने पलटना भी लिख रखा होगा, वाई डायरेक्शन में आया था QE/m। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर मुझे एक्सेलरेशन पता है वाई डायरेक्शन में। सर वो मेरे किस काम का है? बेटा काम का है, बिल्कुल है। वो हमारा थोड़ा बहुत काम और इजी कर देगा, हमारा बेटा बहुत सारा काम वो इजी कर देगा, चिंता मत करो, बिल्कुल आसान कर देगा। ये नहीं चाहिए, एक बार बेटा मिटा रहा हूँ सबको, इनकी भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इससे मेरा काम बच जाएगा। नहीं ये इक्वेशंस तो चाहिए होंगी, ये नहीं चाहिए। ऊपर वाले इक्वेशन बड़ा काम आएगी मेरे, मुझे Vx भी तो निकालना है ना, इसलिए बाकी बिठाया तो। तब तक बेटा तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं t इज इक्वल्स टू 0 पर जो एक्सेलरेशन था उसका यूज करके Vy कैसे निकाल सकता हूं। चलिए बेटा हाँ सुनो, t इज इक्वल्स टू 0 पर y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन आया था और उसकी वैल्यू आई थी QE/m। Vy दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करो, मेरे पास आ गया dVy/dt। आई रियली होप बेटा आपको चेन रूल लगाना आता होगा। इट कैन बी रिटन एज V0 इंटू QB/m, साइन का डिफरेंशियल आएगा cos QB/m इंटू t। ये आपका एक तरह से एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन है। इसमें t इज इक्वल्स टू 0 पटको, तो t इज इक्वल्स टू 0 पटका, तो मेरे पास आ गया दैट इज V0 BQ/m into cos of 0, बेटा cos 0 is of course 1 and it should be equal to t is equals to 0 पर एक्सेलरेशन कितना आया था बेटा? QE/m आया था। Q से Q, M से M, बेटा V0 की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? E/v। हमारा तो सारा काम सेट हो गया बेटा इससे। अब कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, बड़ा आंसर है इसलिए लिख रहा हूँ, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन आ गया है V0 को मैं लिख सकता हूँ E/b इनटू साइन ऑफ QB/m इंटू t। सर मैंने तो आपसे सवाल के अंदर वेलोसिटी पूरी पूछी थी सर, आप तो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, सॉरी सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी निकाल रहे हो, बेटा x के लॉन्ग भी आ जाएगी। अगर हमने एक बार y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी निकाल ली है तो x वाली वेलोसिटी भी आ ही जाएगी। देखा बेटा अपन लोगों ने कैसे दोनों जो कांस्टेंट थे उसको कैसे कैसे मैनेज किया। एक तो उसी Vy में t इक्वल टू 0 रख दिया, एक बार डिफरेंशिएट करके जो Ay हमने पहले से निकाल रखा था उसको यूज कर लिया। आई नो दैट इट्स वेरी टफ बट ठीक है क्या करें, पूछते हैं IIT वाले, है ना, करना ही पड़ता है। सर Vx कैसे निकालूं? इसमें रख दे Vy को, Vx हो जाएगा। Vy पता है तो Vx निकालना कौन सा टफ टास्क है। आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, dVx is QB/m into Vy, Vy is E/b into sine of QB/m into t, dt को ऊपर ले आए। देखना बेटा कुछ निपट रहा हो तो b से d गया, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। जब टाइम 0 था तो शुरुआत में x एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं थी, शुरुआत में तो कहीं भी वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल तो रेस्ट से रिलीज किया गया था किसी भी t टाइम पर। लेट्स से द वेलोसिटी इज Vx। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आसान सा आ गया है Vx, बड़ा ये कितना आ गया QE/m। साइन का इंटीग्रेशन बड़ा इतना होता होगा माइनस कॉस
क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। बड़ा सब्स्टिट्यूशन लो लगाओगे तो टाइम का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, तो डिवाइड बाई क्यू बी अपॉन एम। टाइम बड़ा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 0 से t, q से q, m से m। x एक्सेस के अलोंग बड़ा मेरे ख्याल से वेलोसिटी आ गई है e बाई बी 1 माइनस कॉस ऑफ qb अपॉन m इंटू टी। दिस इज माई वेलोसिटी अलोंग x एक्सेस। हमने वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी निकाल रखी है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी निकाल रखी है। आई कुड इजीली से कि द नेट वेलोसिटी विल बी दिस i कैप प्लस दिस j कैप। आवर नेट वेलोसिटी इज दिस i कैप प्लस दिस j कैप। सर व्हाट इज आवर नेट स्पीड? ऑफ कोर्स रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सिंपल सिंपल। आई होप बेटा बन जाएगा अपना काम बढ़िया से। आगे चलिए, आगे वाला जो पार्ट है वो तो आसान है, वो तो काइनेमेटिक्स का सवाल है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है और एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रखा है। इसमें तो कोई कमाल है ही नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। जैसे ये जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आई है, इससे हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हमने जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल रखी है, इससे हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अगर एक बार x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए तो ऑफ कोर्स पोजीशन हमें पता है। चलिए, बहुत मजदूरी है इसमें यार, तुम लोग साथ साथ करते रहो ना, ठीक है। इस Vx को लिख दो dx बाई dt, dt को ऊपर। मेरे पास आ गया dx इज e बाई बी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में जब टाइम 0 था तो आपका x कोऑर्डिनेट तो 0 था, किसी भी टाइम t पे x कोऑर्डिनेट हो गया x। dx का इंटीग्रेशन x, 0 से x तक करोगे तो x ही आएगा। e बाई बी तो ठीक है, 1 इंटू डी टी टी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन। बड़ा सब्स्टिट्यूशन लोग क्या कहते हैं, डिवाइड बाई क्यू बी अपॉन एम। तो मेरे ख्याल से m ऊपर आ जाएगा और क्यू बी नीचे आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके t तक। तो x कोऑर्डिनेट तो मेरे ख्याल से मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू e बाई बी इंटू टी माइनस m अपॉन क्यू बी इंटू साइन ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। बड़ा 0 रखोगे ना तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। किसी भी टाइम पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये है। बड़ा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ये जो हमने वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकाल रखी थी, मैं यहां से लिख दूं बेटा, नीचे वाला मेरे को बताना पड़ेगा। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी हमने निकाल रखी है e बाई बी साइन ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कोर्स वाई कोऑर्डिनेट। एंड सो इजी टू इंटीग्रेट। डी टी ऊपर ले आओ, मेरे पास आ गया डी वाई इज इक्वल्स टू ई बाई बी साइन ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो y कोऑर्डिनेट 0 था, किसी भी टाइम t पे y कोऑर्डिनेट इज 5।
चलिए बेटा, dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया, e बाई बी बेटा ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। टी का जो कॉफिशेंट है उससे डिवाइड, दैट इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन एम। बेटा टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है, 0 से लेकर टी तक। बेटा सीधा आंसर लिख दूँ, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेरे पास आ गई है ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी टी अपॉन एम। ठीक है बेटा, हम लोगों ने वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस सब निकाल ली थी, है ना बेटा। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मैंने मिटा जरूर दी, है ना। चलो ठीक है, किसी सवाल में काम नहीं आएगी शायद, ठीक है, आप लोगों ने लिख रखी होगी। हमने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमारा दूसरा सवाल भी हो चुका है। दूसरे सवाल में हमसे पूछ रखा था कि बताइए किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, और किसी भी टाइम पर हमारे जो पार्टिकल की पोजीशन है वो आ गई है। किसी भी टाइम पर हमारे पार्टिकल की जो पोजीशन है दैट इज दिस i कैप प्लस दिस j कैप। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या आई थी, बड़ा लिख देता हूँ। आई थिंक दैट इज ई बाई बी 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। शायद बेटा ये वेलोसिटी थी। चलिए बेटा, अब सुनना मेरी बात। एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो तो आप बेटा चेक कर सकते हो, इसको डिफरेंस, अच्छा हाँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है ना उसको गौर करो बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो जरूर हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो कॉस का समथिंग वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बड़ा ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1। जब ये वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव होने के लिए तो इस वाली वैल्यू को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड वी नो दैट कि कॉस ऑफ समथिंग कैन नॉट बी मोर देन 1, सो दिस वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1। इट मीन्स दैट कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब पार्टिकल कभी भी एक्स एक्सिस के अंदर पलटकर वापस नहीं आएगा। किसी मोमेंट के लिए रुक जरूर सकता है लेकिन पलटकर वापस नहीं आएगा। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो लगातार बढ़ ही रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो लगातार बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट की हालत क्या है? आप बोलोगे सर ये तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है ये तो सर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि साइन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सर इसका मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मैं एक बात का अंदाजा लग गया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो लगातार एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे आए। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है कि पार्टिकल ऊपर नीचे आए, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सीधा सीधा जाए, तो हो सकता है कि रिजल्टेंट मोशन ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो। देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा ऐसा लोड है नहीं। अगर हम इस बात से कन्विंस हो गए हैं, अगर हम कन्विंस हो गए हैं कि पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो पार्टिकल मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट पर कब जाएगा और मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब ही नहीं है, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर एक्स कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट होगा, लेकिन मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, फाइंड the time when y coordinate is maximum। तो आप बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब होगा? y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम तब होगा
जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, 1 माइनस -1 ये क्या हो जाएगा 2, और हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन के लिए 2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो जब cos ऑफ QB इंटू टी अपॉन m या आपका -1 हो जाएगा। cos ऑफ समथिंग -1 कब होगा? जब ये QB अपॉन टी इंटू m इसकी वैल्यू या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो या सो ऑन। तो टाइम की वैल्यू मैडम मेरे पास आ जाएगी ऑड टाइम्स ऑफ पाई इंटू m अपॉन QB। इन टाइम्स पर आपका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होगा, और वो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट होगा कितना? वो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट होगा, बेटा यहां माइनस में रखना, ये आपका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट होगा इन टाइम्स पर। अब ऐसे ही अगली बात पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड द टाइम व्हेन चार्ज टचेस x एक्सिस। ये जो चार्ज है ये x एक्सिस को कब कब टच करेगा? हमें पता है कि पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा फिर घटेगा, कभी ना कभी y कोऑर्डिनेट वापस से 0 होगा। जब भी आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा उस टाइम पर, वो वाला टाइम क्या है भैया? x एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट का 0 होना। y कोऑर्डिनेट को 0 करने के लिए क्या करूं? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसको 1 कर दो, और इसको 1 करने के लिए cos ऑफ QB अपॉन m इंटू टी को 1 कर दो, और इसके लिए आप जानते हो इट शुड बी इक्वल टू ये वाला जो एंगल है, कौन सा? QBT अपॉन m है, ये या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए, सो ऑन। जानते हो आप तो cos ऑफ समथिंग इज 1, या तो 0 या 2 पाई। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2n पाई m अपॉन QB। इन टाइम्स पर आपका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, और इन टाइम्स पर आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब कहां टच कर रही है? तो आप बोला सर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। इन टाइम्स पर x कोऑर्डिनेट हो गया क्या? दैट इज ऑफ कोर्स e/b इंटू टाइम। मेरा टाइम रखना 2n पाई m अपॉन QB इंटू m/QB इंटू साइन QB अपॉन m इंटू टी। ये वाला टी बेटा यहाँ पर रखना, m से m, QB से QB कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया साइन ऑफ 2n पाई, मतलब साइन ऑफ 2n पाई, साइन ऑफ 2n पाई तो 0, साइन 0, साइन 2 पाई तो 0, तो आगे वाला टर्म तो आगे सीधा। मेरे पास इससे बेटा क्या क्या आ गया? दैट इज x कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, बेटा बोलना 2n पाई me अपॉन QB स्क्वायर। जिन जिन पॉइंट पर पार्टिकल x कोऑर्डिनेट को टच करेगा उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ये है। n को बड़ा 0 रख देना, तो 0,0, फिर 2, सर 1 2 3 4 जाके। आई रियली होप बड़ा आपको हल्का फुल्का फील तो इस बात की आ गई होगी यार। मैं इस बात को ना जो मैंने मैथमेटिक्स से बताया है आप लोगों को, मैं उसे हल्का फुल्का फील भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए इससे बड़ा वैल्यू चाहिए होंगी एक बार ना। तो किस टाइम पर मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट हुआ मैं साइड में लिख लेता हूँ, दैट इज 2n + 1 पाई m अपॉन QB, और तब बेटा तेरे y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू हुई है 2em अपॉन QB स्क्वायर, ठीक है। और हाँ बेटा x एक्सिस को कब कब टच कर रहा है? x एक्सिस टच कर रहा है 2n पाई m अपॉन QB, अच्छी बात है बेटा। और तब तेरा x कोऑर्डिनेट क्या है? तब x कोऑर्डिनेट है 2n पाई me अपॉन QB स्क्वायर। चलो ठीक है, इनका यूज करेंगे अपन, ठीक है।
आपको और बेटर फील आएगी मोशन की। मैथमेटिक्स तो ठीक है अपन ने सारी कर दी, हमने सब बता दिया किस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, किस टाइम पर बड़ा पार्टिकल एक्स एक्स को टच करेगा, कहाँ कहाँ टच करेगा, सारी बातें कर ली अपन ने तो यार। अपन लोगों ने तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन मैं इसको और बेटर तरीके से और ज़्यादा फैसिनेटिंग तरीके से आपको बता सकता हूँ। आई नो दैट कि ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं, बट बड़ा कम से कम 2-4 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो इस तरह की बातें समझ सकें। और मैंने तो पहले बोला था कि जो बच्चे ना समझ सके उन्होंने बोला ठीक है बंदी कर दिया अब तक, है ना। ये क्या क्या लगा रखा है, डबल डिफरेंशिएटर, ये वो, है ना। चलिए, अभी तक तो बचे ही वही लोग होंगे, है ना, वही लोग देख रहे होंगे जिन सबको ये सब चीज़ें बढ़िया लग रही होगी, बाकी ज़्यादा बंद करके बैठे होंगे, है ना। चलो है ना, करते हैं बेटा। मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था आपको। सुनना बेटा, मैं क्या बोलना चाहता हूं इसके अंदर। x माइनस ई टी अपॉन बी is equals to minus me अपॉन QB स्क्वायर साइन ऑफ QB अपॉन m इंटू टी। बेटा ये वाला इक्वेशन वापस से लिखिए, x माइनस ए टी अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस एम ई अपॉन QB स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से नीचे वाले इक्वेशन में लिख सकता हूँ y माइनस ई एम अपॉन QB स्क्वायर इज माइनस एम ई अपॉन QB स्क्वायर कॉस ऑफ QBT अपॉन एम। इन दोनों इक्वेशंस को एक बार स्क्वायर करके ऐड कर लो, देखो क्या आता है। इससे आएगा x माइनस ई टी अपॉन बी का होल स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना है, प्लस y माइनस ई एम अपॉन QB स्क्वायर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये तो बच जाएगा, साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कोस स्क्वायर समथिंग तो 1 आ जाएगा, और मेरे पास है ये आ जाएगा शायद एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ऐसे लिख दो एम ई सर इससे क्या बताना चाहते हो? इससे ये बताना चाहता हूं कि x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। इट इज समथिंग लाइक एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सुनते रहो, इट इज समथिंग लाइक ए सर्कल whose radius is me upon QB का स्क्वायर। इतना थोड़ा हल्का फुल्का सर्कल तो मैथ से पढ़ रखा होगा। एंड whose center is at, बड़ा सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकालने आते होंगे, दिस कॉमा दिस, दैट इज ऑफ कोर्स ई टी अपॉन बी कॉमा ई एम या एम ई अपॉन QB स्क्वायर। आपने कुछ नोटिस किया? ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन x कोऑर्डिनेट लगातार आगे जाए जा रहा है, आगे जाए जा रहा है, आगे जा रहा है, वो भी कितनी वेलोसिटी से? e/b से। मैं ये नहीं कह रहा कि मोशन सर्कुलर है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मोशन इज समवॉट लाइक सर्कुलर इन विच द सेंटर इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी e/b। याद करो, प्योर रोलिंग के अंदर भी लगभग ऐसी कहानी थी। एक डिस्क लो, उस डिस्क के सेंटर को सामने तरफ वेलोसिटी v दे दो, तो जो पार्टिकल के सर्कमफेरेंस वाले पार्टिकल्स का मोशन हुआ करता था वही मोशन हमारे चार्ज पार्टिकल का होगा। तो आप कह सकते हो कि दिस काइंड ऑफ पाथ इज ऑल्सो नोन एज साइक्लॉइड।
ये बेटा आप लोगों ने मेरे ख्याल से आरबीडी वगैरह में हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा, जिसमें आपके जो सेंटर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से सामने की तरफ जा रहा है और सेंटर के अबाउट सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सेंटर रेस्ट पे नहीं है बेटा। इस केस में जो मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी साइक्लॉइड। मैं इसको अलग से बनाकर भी दिखा देता हूँ, ऊपर वालों की मेरे ख्याल से अब कोई एक बार के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर ये वाई एक्सिस और अगर ये एक्स एक्सिस, तो जैसे प्योर रोलिंग के अंदर सरकमफेरेंस वाले पार्टिकल का मोशन हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही मोशन इसका होगा। यूं चलते 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 ऐसे, फिर बड़ा यूं चलते 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 ऐसे। दिस इज योर मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट। Center itself is moving outwards, ठीक है ना। ये जो y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैसे तो 2 टाइम्स रेडियस आया करती थी। क्या करती थी? 2 टाइम्स रेडियस। चेक करो कि हमारा मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट कितना आया है। बड़ा मेरा मैक्सिमम कोऑर्डिनेट आया 2 टाइम्स em/qb²। देखो बेटा हमारा रेडियस कितना आया था, me/qb² और ये आया 2 टाइम्स em। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट है और हाईएस्ट पॉइंट पर आपके चार्ज पार्टिकल का स्पीड होगी सबसे ज़्यादा। बिल्कुल प्योर रोलिंग वाला केस, प्योर रोलिंग वाले केस में सबसे नीचे जब पॉइंट होता था तो उसकी स्पीड 0 हुआ करती थी, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर नीचे आते हुए स्पीड घटती थी, वापस से टच करते हुए स्पीड 0, फिर स्पीड बढ़ती फिर घटती। द मोशन इज साइक्लॉइड। ये t=0 है। ये वो टाइम है जब आपका y कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है पहली बार। तो n को 0 रखना, मेरे ख्याल से ये टाइम आ गया πm/qb। ये वो टाइम है जब आपका पार्टिकल वापस से x एक्सिस को टच कर रहा है, वापस से x एक्सिस को टच कर रहा है। इसमें एक बार n को 1 रखना बेटा, मेरे ख्याल से ये आ गया 2πm/qb। और इस टाइम पर किसी ने अगर मुझसे x कोऑर्डिनेट अगर पूछ लिया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n को 1 रखना है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 2πme/qb²। ये जो me/qb² है इसको तो मैं r लिख सकता हूँ। अरे यार ये तो 2πr आ गया, अरे आना ही चाहिए था। प्योर रोलिंग वाले केस के अंदर भी जब आपका पार्टिकल यूं चलते 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 सरकमफेरेंस वाला पार्टिकल चलते चलते ऊपर जाता है और जब वापस से जमीन पर टच करता है तो ये डिस्टेंस तो आपकी 2πr ही होती है। समझ होंगे? यही पार्टिकल चलते, चार्ज पार्टिकल चलते चलते सबसे ऊपर पहुंचेगा। टाइम कितना होगा? यहाँ पर n को बड़ा 1 रखना, तो मेरे पास ये टाइम आ गया 3πm/qb। जब ये वापस से टच करेगा दिस टाइम विल बी 4πm/qb एंड दिस डिस्टेंस विल बी 4πr। ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस विल बी 2πr। So the resultant motion is going to be a cycloid and the cycloid will be like this, 0 से πm/qb यहाँ तक, फिर πm/qb यहाँ तक, फिर πm/qb यहाँ तक, फिर πm/qb यहाँ तक, and it will move like this. The charged particle will move like this. यही नहीं, मैं तो है ना आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल कर तो नहीं, बस याद करके बता सकता हूँ कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। अगर किसी ने मुझसे ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ ली ना, मैं ये कह दूंगा कि बेटा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, आज मेरा मन नहीं कर रहा निकालने का, लेकिन हम लोगों ने आरबीडी के अंदर जरूर निकाली थी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पार्टिकल, जो सरकमफेरेंस में जो पार्टिकल जो साइक्लॉइड के लॉन्ग जा रहा है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोगों ने क्लास में निकाली थी। बेटा कितनी आई थी? 8r। हाँ बस यहाँ पर मैं जानता हूँ कि मैं r नहीं लिख सकता, बल्कि r की जगह बेटा मुझे ये लिखना है, क्या? me/qb का स्क्वायर। आई नो दैट बेटा मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन मैं आखिर में ये साइक्लॉइड बताकर या फिर प्योर रोलिंग वाले से कंपेयर करके बेटा मैं यहाँ तक इसलिए भी लेके आया कि आप लोग ये डिस्टेंस ट्रेवल वगैरह जैसी बातें भी बता सको। आई नो दैट दे आर नॉट ईजी, बट एटलीस्ट इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन कि बेटा तो कैसे कैसे तुम चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। और ठीक है बेटा IIT एडवांस में भी है ना 36 सवाल अगर होते हैं तो 3-4 सवाल तो इस लेवल के आते ही हैं, तो ठीक है तैयारी तो ऑफकोर्स उस हिसाब से करनी ही चाहिए अपन लोगों को।
तो ठीक है, आज का होमवर्क बेटा यही है कि है ना, साइक्लोट्रॉन पर एक कॉम्प्रिहेंशन होगा एक्सरसाइज 2 में, निपटा लेना, हो जाएगा, उसमें कोई डाउट आएगी नहीं तुम लोगों को। और ये वाला सवाल वापस से कर लेना, ठीक है। ये सवाल HCV के अंदर भी सॉल्व है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है जितना अपन ने किया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो पूछ रखी है। अपन लोगों ने तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका, ठीक है। और बाकी किसी बच्चे को लगे सर बहुत ज़्यादा टफ है सर, मैं नहीं करना चाहता सर, मेरे से हो भी नहीं रहा, तो मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था यू कैन लीव इट, है ना, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलिए।